नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा फिलहाल साबित हो गया है कि मोदी सरकार देश को चलाने में नाकाम है। क्यों आखिरकार दोस्तों अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत होने के बाद बौखला गई बीजेपी। केजरीवाल ने खुद ही संभाल लिया अपनी वकालत का मामला। और कैसे मुख्तार अंसारी की मौत पर घिर गई योगी सरकार। अभी 2 दिन पहले ही इल्ज़ाम लगे थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को धारा 144 लगाई गई है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी भी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। कहा विपक्ष को दबाकर और डराकर मोदी सरकार देश की तरक्की नहीं कर सकती, उसका सच जनता के सामने आ गया है। दरअसल आपको बताते चले, अभी 1 दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी, बेरोज़गारी रिपोर्ट, जिसमें साफ हो गया कि मोदी सरकार पूरी तरीके से रोज़गार न देने में बिल्कुल जो है असफल रही है। आपको बताते चलें, इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि ये रिपोर्ट साबित करती है कि मोदी सरकार के पास कोई भी वो खास कर रोड मैप नहीं है जिस पे चलकर लोगों को नौकरी दी जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस की गारंटियां और भी मजबूत हो गई हैं, क्योंकि ये गारंटियां साबित करती हैं कि आने वाले समय में सिर्फ कांग्रेस ही है जो जनता को वोट नौकरियां दे सकती है। राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की तमाम चीज़ें और तमाम जो गारंटियाँ हैं वो सिर्फ एक धोखा है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की गारंटियाँ सिर्फ धोखा इसलिए क्योंकि उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। राहुल ने कहा कि हमने जो वादे किए जनता से वो वादे हम निभाएंगे और लोगों को नौकरियां भी देंगे। सीधी सी बात ये दोस्तों, कांग्रेस यहाँ पर खेल गई है। आपको बताते चले दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भड़का विपक्ष ने सीजीआई की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बताते चले, कल बीते दिन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई जेल के अंदर उन्होंने आखिरी सांस ली। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बताया जा रहा है उसमें ये कहा गया है कि फ़िलहाल उन्होंने रोज़ा रखा था और रोज़ा रखने के बाद जब उन्होंने इफ्तियार के लिए रोज़ा खोल रहे थे उसी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी और जो है यहाँ पर उनको हार्ट अटैक आ गया। आपको बताते चलें, बताया ये जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन इसके 2 दिन पहले आपको याद होगा कि डॉक्टर ने कंफर्म किया था कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। उनके खाने में पुलिस प्रशासन का कोई इंसान जहर दे देकर उनको स्लो पॉइजन देकर मार रहा था। आपको बताते चले, ये आरोप लगने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि फ़िलहाल जेलों में ही जिस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, ये एक तरीके से ये तो वही बात हो गई कि खूनी जो होते हैं दोस्तों बाहर बिना वर्दी के मारते हैं और पुलिस जो है वो वर्दी पहनकर लोगों को मारने का काम कर रही है। एक तरीके से ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो विपक्ष ने सीजीआई की अध्यक्षता में इसकी मांग की है कि जांच होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब खुद बन गए वकील तो बीजेपी में मच गया हड़कंप। केजरीवाल की बड़ी जीत तो पहले ही हो चुकी थी कि वो जेल से ही सरकार चला पाएंगे, क्योंकि आपको बताते चले हाई कोर्ट ने विपक्ष की ये याचिका खारिज कर दी थी बीजेपी की कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार तो चला ही पाएंगे, लेकिन केजरीवाल ने जब कल खुद वकील बन गए और अपनी दलीलें देना शुरू की दोस्तों, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक एक कच्चा चिट्ठा खोल दिया। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, बीजेपी सब पर दबाव बनाती है। उनका मन तो होता होगा कि बेल दे दे दोस्तों, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि कई जज ऐसे हैं जिनके ऊपर लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिनके पास अगर केस जाता है तो उन्हें पता ही है कि खारिज ही होना है। अभी आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मनु सिंह भी पहुंच गए थे, जिस बेंच के पास केजरीवाल की ज़मानत गई थी, तब उन्हें पता था कि फ़िलहाल यहाँ पर कैंसिल ही होगी, इसलिए वो हाई कोर्ट चले गए थे वापस। तो समझिए, अरविंद केजरीवाल ने सब बताया कि कैसे बीजेपी ने उनको फंसाया और सिर्फ जो आरोपी उनके लिए खड़े किए जा रहा है वो उनसे आज तक मिले तक नहीं है। तो फिर कैसे आप समझिए दोस्तों घोटाले का नाम लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इस राजनीति में ये बात तो एक आपको मानना पड़ेगी, कोई भी दूध का धुला तो नहीं है, लेकिन दोस्तों कोई इतना बड़ा घोटालेबाज भी नहीं है जितने बड़े घोटाले बीजेपी करती है। आपने अभी देखा कैसे सीबीआई की उसमें बड़े बड़े घोटाले हुए। देखिए दोस्तों, राजनीति का मतलब लोग मानते पैसा कमाना, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई कितना ईमानदार है या कितना
बेईमान है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बेईमान पार्टी इस वक्त कौन है। और ईमानदार तो कोई भी नहीं है राजनीति में, थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है उसके रचयिता सिर्फ दो लोग हैं, वो उनका नाम है मोदी और शाह। ये दोनों बैठकर आराम से एक तरीके से पूरा गेम रचते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने ले लिया फैसला, अब सड़कों पर उतर कर होगी दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ बगावत। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल यानी कि AK की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है शुरू से, और अरविंद केजरीवाल के लिए मोर्चा भी खोले हुए हैं। दोस्तों जो इंडिया गठबंधन को हमने एक देखना चाहते थे वो फाइनली केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक हो गया था, और उससे पहले ही सीट शेयरिंग हो चुकी थी केजरीवाल के साथ कांग्रेस की। बस यही बात है जो बीजेपी को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बना है पर ये अपने अंत तक नहीं जा पाएगा, सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, बीच में ही टूट जाएगा। ये सारी चीज़ें बीजेपी ने सोची थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन की बात भी बन गई, सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय हो गया। यही कारण है दोस्तों जो अब मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। मोदी सरकार के सारे कारनामे जो है दोस्तों वो अब पूरी तरीके से लोगों के सामने आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन केजरीवाल को लेकर ज़ोरदार तरीके से प्रदर्शन करेगा और सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ बगावत करेगा। इंडिया गठबंधन ने साफ कहा है कि फ़िलहाल चुनाव से पहले विपक्ष को गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये सिर्फ केजरीवाल का ही मुद्दा नहीं है। अभी उद्धव ठाकरे ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया उसके दूसरे दिन उसके घर पे ED पहुंच गई, तो इसका मतलब तो यही है कि आप कांग्रेस के बैंक खाते जो है फ्रीज कर रहे हो, आप केजरीवाल को जेल में डाल रहे हो, मुख्यमंत्रियों को, इससे पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाला, और इससे भी दिल नहीं भर रहा तो जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है उनके घर पर भी ED के छापे मारे जा रहे हैं ताकि वो चुनाव लड़ने से ही मना कर दें। तो दोस्तों आप समझिए फिर लोकतंत्र कैसा है हमारे देश में। मोदी जी विदेश जाकर किस मुँह से कहते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर विपक्षी पार्टियों के खाते बैन कर दिए जाते हैं ताकि वो चुनाव ही न लड़ पाएँ, मुख्यमंत्रियों को जेलों में ठूस दिया जाता है, प्रत्याशियों के घर पर ED के छापे पड़ने लगते हैं टिकट मिलते हैं तो, और जो चुनी हुई सरकार होती है उनको गिरा दिया जाता है। तो माफ़ कीजिएगा, ये लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र का नाटक है। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी की नहीं टिक पाएगी हवा। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने इस वक्त ऐसी चाल चली है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी का गेम ही ओवर कर दिया है। इस बार दोस्तों अखिलेश यादव ने मुस्लिम इलाकों में ज़्यादातर हिंदू प्रत्याशियों को उतारा है। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, अखिलेश ने जानबूझकर ये किया है क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, तो उन्होंने मुस्लिम भाइयों के यहाँ पर हिंदू प्रत्याशियों को उतारा है ताकि मुस्लिम भाई हिंदू प्रत्याशियों को भी जिताकर बताएंगे और वोट देकर बताएंगे। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है कि यहाँ पर बीजेपी आरोप लगाती है कि ये लोग मुस्लिम पार्टियाँ हैं, तो अखिलेश ने गेम ही खेल दिया। देखिए दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी बात बीजेपी को हटाना है। प्रत्याशी कौन है, क्या खड़ा हुआ, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पार्टी कौन सी है ये देखकर वोट दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती, ये बात बिल्कुल सच है। कांग्रेस ने कभी आज तक हिंदू मुसलमान नहीं किया, उल्टा हिंदू मुसलमान करने वालों को राहुल गांधी ने अपने निशानों पर हमेशा लेकर रखा, चाहे उन पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आई हो। राहुल गांधी के ऊपर पता नहीं कितने केस चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राहुल डरते नहीं हैं। यही कारण है दोस्तों जो अखिलेश यादव ने खेल दिया, उससे बीजेपी टेंशन में भी है, क्योंकि अब की बार अखिलेश यादव ने चाल चलते हुए ST हसन की सीट पर हिंदू प्रत्याशी को उतारा, हिंदू भाई को, ताकि दोस्तों अखिलेश का ये दाव बीजेपी पर भारी पड़ जाए। इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि बीजेपी का गेम ही दोस्तों ओवर होने वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और समझिए, अखिलेश यादव ने ये सोच समझ कर किया क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा में क्या होने वाला है, और इससे बीजेपी में दोस्तों खलबली मच गई है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को पड़ने चाहिए ताकि मोदी सरकार को सत्ता से बाइज्जत विदाई दे दी जाए। क्योंकि दोस्तों ये सरकार ने 10 साल में जो कांड किए हैं उसको धोए नहीं धुल रहा है वो कांड। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से गर्मा गया असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी पर निकाल दी भड़ास। दरअसल आपको बताते चले ST हसन की सीट कटने पर ओवैसी ने अखिलेश को घेर लिया है और अखिलेश के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो अखिलेश यादव पर क्यों भड़क गए जो है यहाँ पर, और क्यों आखिरकार जो है यहाँ पर ये सब कुछ उन्होंने कहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों ST हसन का टिकट कटने के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को कहा कि सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, वे चाहते हैं कि आप उनके लिए दरी बिछाते रहें और भैया
जवान कुर्बानी देते रहें, जब भैया के लिए जवान कुर्बानी देते रहें, इस तरीके की ओवैसी ने बात कही है। दरअसल एसटी हसन का टिकट कट गया है, उनकी जगह हिंदू भाई प्रत्याशी को उतारा गया है, जिसको लेकर अखिलेश के ऊपर अब ओवैसी भड़क गए और उनका कहना है कि वो सिर्फ मुसलमानों से उनको वोट चाहिए और इनके लिए जो युवा हैं वो अपनी जवानी लुटाते रहें, अखिलेश ये चाहते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी पहुंची इफ्तियार पार्टी में, हो गया वीडियो वायरल। दरअसल सिर पर बैंडेज और ममता बनर्जी की तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। ऐसे में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इफ्तियार पार्टी करने पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी को लगी मिर्ची। आपको बता दें ममता बनर्जी हमेशा ही इफ्तियार पार्टी में जाती हैं और ममता बनर्जी की ये वीडियो आए दिन वायरल भी होते रहते हैं। आपको बता दें चले, जैसे रमज़ान आते हैं ऐसा लगता है कि रमज़ान अभी गए थे। इससे पहले आपको याद होगा जब रमज़ान आए थे तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव साथ में नज़र आए थे। एक बार फिर से रमज़ान से पहले ममता बनर्जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पे रमज़ान में वायरल हो गया है। आपको बता दें चले, दीदी ने कुछ अपनी गारंटियाँ भी दी हैं विपक्ष को, मोदी की गारंटी को जुमला भी बताया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक बात तो है कि ममता बनर्जी का ये जो भाईचारे वाला सिस्टम है बहुत ही सही है, क्योंकि कई बार ममता बनर्जी ने बीजेपी को धूल चटाने का काम किया है। ममता बनर्जी के आगे बीजेपी टिक नहीं पाती है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान में बहकते नहीं हैं, वो सिर्फ एकजुट होकर वोट देने का काम करते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत के ऊपर भड़क गए पप्पू यादव। पप्पू यादव ने बीजेपी पर लगा दिए गंभीर आरोप। दरअसल पप्पू यादव का इशारा दोस्तों बीजेपी की तरफ है कि मुख्तार अंसारी की जान जाने में बीजेपी का हाथ है, क्योंकि दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही डॉक्टर ने ये कहा था कि हाँ, मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, मुख्तार अंसारी के खाने में जहर पाया गया था। जाहिर सी बात दोस्तों, जहर खाने में कौन दे सकता है? सिर्फ वही दे सकता है दोस्तों जो पुलिस प्रशासन का हो, क्योंकि खाना वाना सब चेक करके दिया जाता है जेलों में, और इस चीज़ के बड़े आरोप लगे हैं। लेकिन योगी सरकार के 10 साल, क्योंकि ये दूसरा साल है, 5 साल होने के बाद जब दोबारा योगी सत्ता में आए हैं तो उनके ऊपर ये आरोप काफ़ी तेज़ी से लगते हैं कि वो खुद ही लोगों को इनकाउंटर करवा देती है योगी सरकार, और ख़ुद ही जो है यहाँ पर लोगों को मरवाने का काम करती है। ये आरोप उनके ऊपर अक्सर लगाता रहता है विपक्ष, क्योंकि आपको याद होगा विक्रू कांड जो हुआ था उसमें भी योगी सरकार पर आरोप लगे थे कि फर्जी इनकाउंटर किया है, और उसके बाद अतीक अशरफ, इन दोनों भाइयों को मार दिया गया था, वो भी गोली देकर मरवाया गया था। ये आरोप इन दोनों योगी सरकार पर लगे। और अब मुख्तार अंसारी, ये आरोप भी लग रहे हैं कि जेल में ही मुख्तार अंसारी का काम तमाम करवाया गया है। तो इन तमाम चीज़ों का इशारा, पप्पू यादव का इशारा उधर ही है कहीं ना कहीं। उन्होंने हालांकि ये ज़रूर कहा है कि सीजीआई की अध्यक्षता में इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के परिवार ने यह आरोप लगाया था कि उनको स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। आपको बता दें मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी की जान को ख़तरा है, उनको जहर दिया जा रहा है। तो अब ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है भाई कि किसको क्या दिया जा रहा है। जो भी हुआ है अब उसका फ़ैसला अदालत, अगर जांच होती है तो सच सामने आ ही जाएगा कि क्या था। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। केजरीवाल के सपोर्ट में पत्नी सुनीता कर सकती हैं दोस्तों प्रचार प्रसार। दरअसल बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं तो अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन अगर केजरीवाल नहीं आ पाते तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ सुनीता केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो बेटर हाफ हैं वो भी प्रचार करती हुई नज़र आएंगी हमें, क्योंकि केजरीवाल तो जेल में होंगे, इसलिए अब उनकी पत्नी उतर सकती हैं चुनाव प्रचार में। आपको बताते चलें केजरीवाल को मोदी सरकार ने जेल में भेज दिया और इसी को लेकर बवाल भी मचा हुआ। माना यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में उनकी पत्नी सुनीता इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर सकती हैं, और ऐसे में केजरीवाल के लिए दिल्ली की सड़कों पर भी उतरती हुई नज़र आ सकती हैं। मतलब साफ है कि अब केजरीवाल की कमान उनकी पत्नी जो सुनीता जी वो संभाल सकती हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल की बेटर हाफ। देखना ये होगा कि क्या इस बार भी केजरीवाल को जीत मिलेगी और बड़े पैमाने से मिलेगी, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। बेरोजगारी की रिपोर्ट आने के बाद दोस्तों लगातार कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर। कहा मोदी जी ने सिर्फ 10 साल में नोटंकी की है, कभी रोजगार मेला लाकर दोस्तों, तो कभी लोगों से ये कहकर कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दोस्तों 2014 में मोदी जी ने एक जुमला दिया था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दिया करूंगा। वो जुमला तो खैर जुमला ही रह गया, 2 करोड़ तो छोड़िए, मोदी सरकार ने 2 लाख नौकरियां भी नहीं दी। अब इस जुमले के ऊपर मोदी सरकार घिर चुकी है, क्योंकि आपको बता दें चले विदेशी रिपोर्ट आने के बाद भारत में 80%
सॉरी 83%। तो ऐसे युवा ही हैं, जो सिर्फ युवा ही हैं जो बेरोज़गारी में झूल रहे हैं, और बाकी जो हैं जो जिनको जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं वो भी इतने कम दरों पर कर रहे हैं जो बद से बदतर है। इन तमाम रिपोर्ट सामने आने के ऊपर मोदी सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। जो सरकार कहती है कि हम कुछ नहीं मानते, हम तो अपने में ही चलेंगे, और रिपोर्टें मानने से भी इनकार कर देती है दोस्तों। जाहिर सी बात है, अब खूनी थोड़ी ना कहेगा कि मैंने खून किया है दोस्तों, अपराधी तो यही कहेगा कि मैं तो बेगुनाह हूँ। वैसे ही दोस्तों ये सरकार कहती है कि मैं तो बेगुनाह है, हमने कुछ थोड़ी ना किया, हम तो तरक्की कर रहे हैं। देश को दोस्तों कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये हुनर मोदी जी के पास बखूब है, ये बात तो तारीफ़ करना पड़ेगी। मतलब प्रधानमंत्री चार आंसू आंखों में लाकर, आंसू बहाकर लोगों को कैसे अपने अंडर में ले लेते हैं, और वो बेवकूफ़ लोग दोस्तों जो आ भी जाते हैं अंडर में, ये भी अपने आप में एक कला है। हालांकि मैं बेवकूफ़ उन लोगों को कह रहा हूँ दोस्तों जो अंधभक्त हैं, क्योंकि कई वीडियो ऐसे सामने आते हैं जिसमें कहते हैं कि अरे मोदी जी कर रहे होंगे तो अच्छा ही होगा, अगर मोदी जी ने पैसा बढ़ा दिया, महंगाई आ गई तो क्या हुआ, मोदी जी ने अच्छा ही किया होगा देश की तरक्की के लिए। वाह भाई, मतलब जब कांग्रेस के समय में महंगाई बढ़े तो छाती पीटने लगे थे, 2 रुपये 10 रुपये के लिए भी पेट्रोल पे बढ़ जाते थे। तो आज मोदी राज में पेट्रोल 120 रुपये के पार है, लेकिन उसके बाद भी लोग कह रहे हैं मोदी ने किया होगा तो अच्छा ही होगा। तो ये वो लोग हैं जो अंधभक्ति में, जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार भक्ति में लीन है। ये वही लोग हैं जब कांग्रेस ज़रा सा पैसा बढ़ाती थी पेट्रोल डीजल पर तो ये छाती पीटते थे और कहते थे आज मैं साइकिल से गया, पेट्रोल डीजल, और जुमले लिखते थे, चुटकुले लिखते थे पेट्रोल के दाम बढ़ने पर, ये बड़े बड़े एक्टर। लेकिन आज जब मोदी सरकार सत्ता में है तो ट्वीट करने से भी डर लगता है भैया, कि अगर अभी हमने ट्वीट कर दिया या सच्चाई बोल दी तो दूसरे ही दिन घर पे छापे पड़ जाएंगे इनकम टैक्स के। जी हाँ, इसीलिए तो चापलूसी करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रोहित शेट्टी हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, अजय देवगन हो, ये सब के सब मोदी भक्त हैं दोस्तों। एक लाइन से मोदी भक्ति में लीन हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है इससे अच्छे तो वो साउथ के सुपरस्टार हैं दोस्तों, जो थलापति विजय हैं, कमल हसन है, कम से कम सच बोलने की हिम्मत तो रखते हैं, और ऐसे एक्टरों को सल्यूट भी करने का मन करता है कि वाकई में इनके अंदर दम है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें चले, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है, और कांग्रेस की इस एक और लिस्ट में दोस्तों बीजेपी के होश उड़ गए। दरअसल आपको बता दें चले, इस बार कांग्रेस ने ऐसे ऐसे दिग्गजों को सामने उतारा है जो न सिर्फ मोदी सरकार को दोस्तों बड़ी हार का सबक बनेगी, बल्कि दोस्तों इस बार देश में सत्ता परिवर्तन के लिए देश तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात बताऊं दोस्तों, हवा कितनी ही बना लो, लेकिन हवा जिस तरफ चलना है उसी तरफ चलती है। आप तय नहीं कर सकते कि हवा किस तरफ चलेगी दोस्तों, ये तो प्रकृति तय करती है कि आज हवा का रुख किधर रहेगा, और हवा का रुख दोस्तों इंडिया गठबंधन की तरफ है। भले ही मीडिया कुछ भी कहती रहे, भले ही मीडिया दोस्तों कुछ भी चलाती रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि ये वही मीडिया है जो कांग्रेस को 4 राज्यों में जीतता हुआ बता रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ, कांग्रेस को हरवा के हिमाचल, राजस्थान सब में बीजेपी की सरकार बनवा दी। लेकिन दोस्तों वही है कि इनके जो ये तमाम लोग ये सर्वे करते हैं, इनके सर्वे सिर्फ दोस्तों कुछ लोगों पर बेस्ड होते हैं, और वो सर्वे इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप लोग वोट देने से पहले ही मन जो है उदास कर लो और ये सोच लो कि अरे यार चलो इसको नहीं, इसी को वोट दे देते हैं, ये तो जीतेगा ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की हवा के आगे मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल है। क्यों है? क्योंकि अगर मोदी सरकार 400 पार का नारा देती तो उसको डर नहीं लगता, वो कभी भी केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालती, वो कभी भी दोस्तों हेमंत सोरेन को जेल नहीं भेजती, वो कभी भी पार्टियां तोड़ के सरकारें गिराकर अपनी सरकारें नहीं बनाती। क्योंकि 400 का नारा अगर इतना दम है, इतनी हिम्मत है, और आपको लगता है, विश्वास है कि आप 400 जीत रहे हो, तो आपको तो फिर ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पार्टी से आप कई विधायकों को तोड़ रहे हो, अपनी पार्टी में ले जा रहे हो, कई चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, तो इससे साफ दिखाई देता है कि ना आप 400 सीट जीत रहे हो, ना आप दोबारा सत्ता में आने वाले हो, सिर्फ आप जनता को भ्रम में रख रहे हो ताकि जनता आपको वोट दे दे और आपके मन की हो जाए, आप तीसरी बार भी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर एक बार जनता ने तय कर लिया तो किसी का बाप भी बीजेपी को दोस्तों सत्ता में नहीं ला सकता। इसलिए आपसे बस एक ही उम्मीद है, देश में जो हो रहा है वो होने दीजिए, सिर्फ एक बात सोचकर वोट दीजिएगा कि हमें इस तानाशाही सरकार को हटाना है और दोस्तों विपक्ष इंडिया गठबंधन को लाना है, क्योंकि इसमें